राम राम बंधुओं, ज्योतिर्लोक में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पंचांग देखने की विधि को समझेंगे। पंचांग कैसे देखा जाता है, क्योंकि ज्योतिष की चर्चा अब हमारे चैनल पर प्रारंभ हो चुकी है। तो ज्योतिष में कुछ भी आगे सीखे समझे उससे पहले आवश्यक है कि पंचांग देखना सीख लें। आगे बढ़ेंगे। चर्चा पर आने से पहले यदि पहली बार चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ये भी नहीं भूलना है। चर्चा पर आते हैं। पंचांग क्या है, सबसे पहले ये जानना आवश्यक है। पंचांग के बारे में कहा गया है कि ये शब्द से ही स्पष्ट हो जाता है, पंच अंग, जिसके 5 अंग हों वह पंचांग होता है। तो 5 अंग कहने का तात्पर्य है 5 प्रमुख अंग जो आवश्यक हैं। इसके अतिरिक्त और भी हो सकते हैं। तिथि वारम च नक्षत्रम योगम करणमेव च। तिथि वारम च नक्षत्रम योगम करणमेव च। तिथि वार नक्षत्र योग और करण, ये 5 प्रमुख अंग हैं और ये पांचों जिसमें हो उसे पंचांग कहते हैं। पंचांग के लिए ये 5 अंग विशेष महत्वपूर्ण है। इसकी गणना के लिए, इसके निर्धारण के लिए पंचांग में और भी बहुत सारी गणनाएं करनी पड़ती है। जैसे इतने चीज़ों को ज्ञात करने के लिए सूर्य और चंद्र स्पष्ट ये भी ज्ञात करना ही होता है। सूर्य का भी ज्ञान होना चाहिए, चंद्रमा का भी ज्ञान होना चाहिए, तभी तिथि योग इत्यादि बनेंगे। इसके पश्चात सूर्योदय सूर्यास्त दिनमान, इसके लिए दिन का निर्धारण वार। तो जब तक सूर्योदय ज्ञात नहीं होगा तब तक दिन भी ज्ञात नहीं किया जा सकता है। दिन का निर्धारण भी नहीं हो सकता है। दिन का निर्धारण भी सूर्योदय से होता है। तो सूर्योदय सूर्यास्त भी उप अंग हो गए, ग्रह स्पष्ट भी उप अंग हो गए, उपांग। वैसे मंगल बुध इत्यादि की पंचांग की शाब्दिक व्याख्या के अनुसार आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन ज्योतिषीय उपयोग में ग्रह स्पष्ट की भी आवश्यकता पड़ती है। मुहूर्त बनाने में भी ग्रह स्पष्ट की आवश्यकता पड़ती है। तो इस प्रकार के इन प्रमुख 5 अंगों के साथ अन्य उपयोगी जो ज्योतिषीय उपयोग हो उसके लिए, जैसे मुहूर्त बनाना, कुंडली बनाना इत्यादि जो जानकारियां जिसमें दी गई होती हैं उसको पंचांग कहते हैं। पंचांग कई प्रकार के होते हैं, क्षेत्रभेद से होते हैं। जैसे महीने भी 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है शुक्लादि, एक होता है कृष्णादि। कृष्णादि को पूर्णिमांत भी कहते हैं और शुक्लादि को अमावास्यांत भी कहते हैं। उत्तर भारत में मुख्य रूप से कृष्णादि है। कृष्णादि जो पूर्णिमांत होता है। यदि आप मोबाइल ऐप में पंचांग देखते होंगे तो वहाँ पर आपको पूर्णिमांत अमावास्यांत मिलता होगा या इस प्रकार से। और मुख्य रूप से दक्षिण भारत में शुक्लादि होता है। ये मास का विचार है, शुक्लादि और कृष्णादि। इसके अनुसार पंचांग भी होते हैं। पंचांग भी, जैसे यदि हम मिथिला के पंचांग की बात करें तो ये कृष्णादि पंचांग होता है, सावन कृष्ण पक्ष से प्रारंभ होता है। और यदि हम वाराणसी पंचांग की बात करें तो ये चैत्र शुक्ल पक्ष से आरंभ होती है। तो ये शुक्लादि पंचांग है, लेकिन फिर भी शुक्लादि पंचांग नहीं है। ये संवत्सर शुक्ल पक्ष से आरंभ, शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से होती है, चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से। इसलिए वहाँ पर उस पंचांग का आरंभ शुक्ल पक्ष से होता है, किंतु वह पंचांग भी वास्तव में कृष्णादि ही है। वाराणसी की पंचांग भी जो ऋषिकेश इत्यादि जिसकी चर्चा यहाँ समझने का प्रयास करेंगे वो भी कृष्णादि ही है। अथवा शताब्दी पंचांग, वो भी श्री वेंकटेश्वर शताब्दी पंचांग कृष्णादि ही है। अर्थात यदि आपको पंचांग में चैत्र शुक्ल पक्ष से आरंभ मिले प्रतिपदा से, तो उसके आधार पर उसको शुक्लादि पंचांग नहीं समझना चाहिए।
उसका मास, ये मास का निर्धारण करता है कि ये मास कहाँ से है। कृष्ण पक्ष मास में पहले कृष्ण पक्ष आता है अथवा शुक्ल पक्ष। जिसके मास में पहले कृष्ण पक्ष आएगा वो कृष्णादि होगा, और जिसके मास में पहले शुक्ल पक्ष आएगा वह शुक्लादि होगा। आदि में जो रहेगा। और अंत के हिसाब से यदि सोचे तो जिसके मास के अंत में पूर्णिमा हो वह पूर्णिमांत मास, जिस मास के अंत में अमावास्या हो वह अमावास्यांत मास। इसको समझ गए। तो पंचांग होते हैं, इस प्रकार से भी पंचांग होते हैं, ये मास के भेद से भी। इसके बाद मास के भेद से और होता है, जैसे श्रावणादि। मिथिला का पंचांग श्रावणादि होता है, यानी श्रावण मास से मिथिला के पंचांग का आरंभ होता है। इसी प्रकार से वाराणसी के पंचांग को देखते हैं तो वो चैत्रादि है, चैत्र के मास से उसका आरंभ हो जाए। शताब्दी पंचांग को देखें तो चैत्रादि है। इसी प्रकार से कार्तिक आदि, मार्गशीर्ष आदि भी हो सकते हैं, अनेकों प्रकार हो सकते हैं। जिस मास से आरंभ हो उस मास के आधार पर पंचांग को कहा जा सकता है। तो ये ज्ञान प्रथम रहना चाहिए। पंचांग सीखें इससे पहले आपको पंचांग के बारे में यह ज्ञान रहना चाहिए कि यह पंचांग किस प्रकार का है, शुक्लादि है या कृष्णादि है, इसके मास का आरंभ कहाँ से होता है। और एक बात और है, श्री वेंकटेश्वर शताब्दी पंचांग को छोड़ दें तो लगभग सभी पारंपरिक पंचांग जो प्रकाशित होते हैं वो दृश्य नहीं होते हैं। अब कुछ दृश्य होने लगे हैं और भी हैं, ऐसा नहीं बिल्कुल कोई भी नहीं, दृश्य भी छपते हैं, प्रकाशित होते हैं, लेकिन अधिकांश अदृश्य ही होते हैं। अस्तु हमें फिर भी हमें अभी यहाँ पर ये चर्चा नहीं करनी है कि ये दृश्य है अथवा दृश्य, हमें सीखना है। दृश्य अदृश्य अलग विषय है, अलग चर्चा है। हम पारंपरिक पंचांग को ही देखना सीखेंगे। वर्तमान में दृश्य जो दृक् पंचांग अब छपने लगे हैं, वैसे एक दृक् पंचांग वेबसाइट भी है। तो दृक् पंचांग का तात्पर्य उस वेबसाइट को नहीं लेना है। दृक् पंचांग का तात्पर्य है दृश्य पंचांग, वेद सिद्ध पंचांग। जैसे वेंकटेश्वर शताब्दी पंचांग जो है, श्री वेंकटेश्वर शताब्दी, वो दृक् पंचांग है, दृश्य है, वेद सिद्ध है। तो नए प्रारूप में भी दृक् पंचांग छपने लगे हैं, जो कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर से बनते हैं, मोबाइल के ऐप में रहते हैं। वही पंचांग उसी प्रकार से उसी फॉर्मेट में प्रकाशित भी करते हैं। तो वो तिथि इत्यादि जो है सो वो घंटा मिनट में, और वो भी रेलवे टाइम के अनुसार देते हैं। लेकिन पारंपरिक पंचांग में जब आप जाते हैं तो इसकी गणना किसी विशेष स्थान पर की जाती है, किसी विशेष अक्षांश रेखांश के आधार पर की जाती है, और ये गणना दंड पल में ही होती है। घटी पल समझे, दंड पल समझे, नाड़ी पल समझे, कला समझे, नारी कला विकला जैसे समझे। तो ये गणना पारंपरिक रूप से जो होती है ये दंड पलात्मक ही है। तो इस और एक और बात है, इसमें जो समय होता है वो समय स्थानीय होता है, मानक समय नहीं होता है। अर्थात जिस स्थान के आधार पर पंचांग का निर्माण किया जाता है, रेखांश अक्षांश, उस स्थान का स्थानीय मान उसमें रहता है, स्थानीय समय उसमें अंकित रहता है। उसे रेलवे समय नहीं समझ, घड़ी का समय नहीं समझना चाहिए। घड़ी में जो बज रहा है और पंचांग में जो लिखा है दोनों एक इकाई, ऐसा नहीं समझना है। दोनों में अंतर होता है, और ये अंतर आधे घंटे उससे अधिक भी हो सकता है। और यदि बहुत दूर से कर देख रहे हैं तब तो बहुत का अंतर हो सकता है। तो इस विषय का भी ध्यान रखना है। अब मास में दो पक्ष होते हैं, महीने में दो पक्ष होते हैं, और जिस प्रकार का महीना मास पंचांग का होगा, कृष्णादि होगा तो कृष्ण पक्ष से आरंभ होगा मास, और शुक्लादि होगा तो शुक्ल पक्ष से मास आरंभ होगा। तो ये पहले समझ लें कि कौन सा पंचांग आपके पास है। शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष दो पक्ष होते हैं, और एक पृष्ठ पर एक पक्ष का ही पंचांग रहता है। पंचांग में बहुत सारे पृष्ठ होते हैं, बहुत बड़ा बड़ा पंचांग जो होता है, वैसे शताब्दी पंचांग बहुत छोटा आकार में भी है, और उसके एक पृष्ठ पर दो पक्ष का, यानी एक महीने का एक ही पृष्ठ पर है, क्योंकि उसमें और अधिक विस्तृत जानकारी नहीं दी गई, बहुत सारी चर्चा उसमें नहीं की। उसमें उसको केवल सारांश रूप में संग्रह करके बनाया गया कि ज्योतिषी स्वयं और गणना कर लेंगे। उपयोगिता के अनुसार उसका आकार विशाल नहीं होना चाहिए था, तो बहुत सारी चीज़ें नहीं दी गई। एक ही पेज में, पृष्ठ में उसको
एक महीना का दिया गया है दोनों पक्ष। लेकिन जब हम अन्य पंचांगों को देखते हैं तो एक पृष्ठ पर एक पक्ष होता है, एक माह नहीं होता है। वैसे कुछ पंचांग संभवतः एक माह एक पृष्ठ में देते हैं। तो ये भी ध्यान रखना, एक पृष्ठ पर एक ही पक्ष होता है। अब उस पृष्ठ में अधिक विस्तृत चर्चा अलग अलग की हम अभी यहाँ नहीं करेंगे, किसी विषय को गंभीरता से नहीं समझें, हम पंचांग देखना केवल समझेंगे। यदि सभी तिथि नक्षत्र योग करण राशि इत्यादि की चर्चा करने लगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और इसकी अलग पृथक चर्चा की आवश्यकता रहेगी। तो हम इन विषयों की तिथि नक्षत्र इत्यादि की चर्चा पृथक रूप से करेंगे। यहाँ पर हम पंचांग देखना ही सीखते हैं। तो अतिरिक्त पृष्ठों को छोड़ दें, कुछ अतिरिक्त पृष्ठ भी रहते हैं सभी पंचांगों में, कुछ अतिरिक्त पृष्ठ जिसमें मुहूर्त इत्यादि बताया जाता है। पंचांग के बारे में अनेक सारणियाँ दी हुई रहती हैं। अब कड़ा चक्र लग्न सारणी, देशांतर वेलांतर इत्यादि इत्यादि अनेक वर वधू का मेलापक, वो अतिरिक्त पृष्ठ होते हैं। मुख्य पृष्ठ 12 महीनों के लिए होते हैं। तो मुख्य पृष्ठों की संख्या मुख्य रूप से 12 ही होती है, क्योंकि पृष्ठ की संख्या यदि दोनों ओर से पृष्ठ देखेंगे तो एक पृष्ठ में दो पृष्ठ हो जाते हैं अंकित करने के लिए। तो एक पृष्ठ में फिर भी एक माह हो जाता है। 12 महीने का देना है तो 12, और उसकी क्रम संख्या अगर गिनती करेंगे तो 24 पृष्ठ होता है। क्रम संख्या के आधार पर 24 पृष्ठ हो जाता है। ये 24 पृष्ठ होते हैं। और यदि अधिक मास हो तो 26 भी होते हैं। इसी पंचांग को देखना सीखेंगे। मुहूर्त विचार अलग है, मेलापक विचार देखना हो तो अलग है, अवकरा चक्र की चर्चा अलग होगी, ये सब चर्चा अन्य चर्चाएं अलग होगी। अभी हम इसी पंचांग को देखने की का तात्पर्य यही है कि हम इन पृष्ठों के को समझें, इसको कैसे देखते हैं। सबसे पहले ऊपर में कहीं पर, किसी पंचांग में मध्य में होता है, अधिकतर पंचांगों में कहीं पर आरंभ में भी हो सकता है, कहीं पर अंत में भी हो सकता है। शीर्षक सबसे मोटे अक्षर में जो बड़ा रहता है वो लिखा रहता है, और शीर्षक में रहता है मास का नाम, पक्ष का नाम। ये दो विषय शीर्षक में, अमुक मास अमुक पक्ष। जैसे हम मिथिला का पंचांग लेते हैं, विश्वविद्यालय पंचांग मिथिला का पंचांग है, और इसको देख लीजिए। ये यहाँ पर श्रावणादि पंचांग है और यहाँ पर श्रावण कृष्ण पक्ष आपको लिखा हुआ मिलेगा। ये शीर्षक है। शीर्षक के साथ उपशीर्षक भी होता है। इसके आगे यहाँ पर इधर देखिए, ये उपशीर्षक है, ये शीर्षक है और ये उपशीर्षक है। ये उपशीर्षक और शीर्षक शताब्दी पंचांग में आपको एक साथ ही एक लाइन में छोटे अक्षरों में मिलेंगे। अन्य सभी पंचांगों में शीर्षक बड़े अक्षरों में मोटे अक्षरों में रहेगा और उपशीर्षक छोटे अक्षरों में रहेगा। शीर्षक आपको महीना का नाम और पक्ष का नाम बताएगा, और ये उपशीर्षक जो है इसमें आपको जैसे वर्ष, संवत, शक, अनेक प्रकार के जो जैसे ईस्वी 2024-25 इत्यादि, संवत 2081, 82, शक 1947, 48 जो भी हो, तो ये सब ऊपर में आपको उपशीर्षक में मिलता है। इसके बाद अयन, एक वर्ष में 2 अयन होते हैं, 2 गोल होते हैं। अयन और गोल, याम्यायन, सौम्यायन, दक्षिणायन या उत्तरायन, दक्षिण गोल, उत्तर गोल, तो अयन गोल। इसके बाद अतिरिक्त त्रैमासिक राहु विचार जो गृह प्रवेश आदि में देखा जाता है, वो काल की दिशा, ऋतु, वर्ष में 6 ऋतुएं होती है। ये जो पढ़ाया जाता है आपको विद्यालयों में पढ़ाया जाता होगा, स्कूलों में 3 मौसम, ठंडी, गर्मी और बरसात। और फिल्म वालों ने सिखाया 1 बरस के मौसम 4। सोचिए भारत में क्या बताया जा रहा है। 6 ऋतुएं होती हैं और ये ऋतुएं आपको उपशीर्षक में पंचांग में दी हुई मिलती हैं। इसके अतिरिक्त काल शुद्ध है उस समय अथवा अशुद्ध है, अथवा शुद्ध का तात्पर्य है कि गुरु शुक्र उदय हो तो शुद्ध होता है कहा जाता है। उसमें मतलब अन्य बहुत सारे मंगल कार्य जो होते हैं वो किया जा सकता है तो शुद्ध हुआ, और गुरु शुक्र अस्त होने पर नहीं किया जाता है तो अशुद्ध उस काल को कहा जाता है। तो ये शुद्धाशुद्ध आपको भी
ये ऊपर में ही उपशीर्षक में मिलते हैं। इसी प्रकार से और भी कुछ विशेष जानकारी जो पक्ष के विषय में हो तो ये ऊपर में आपको मिल जाती है। अब इसके बाद आपको पंचांग में अनेक सारणियाँ देखने को मिलती है। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले ये ऊपर में बाईं ओर ऊपर में एक सारणी होती है, ये सबसे महत्वपूर्ण है और यही पंचांग है। इसके अतिरिक्त इसका विवरण यहाँ पर, व्रत प्रवादी यहाँ पर रहता है। ये सारणी नहीं है, ये सारणी से अतिरिक्त बाहर का भाग है। सारणी यहाँ तक है, सारणी यहाँ तक देख रहे हैं। इसके अतिरिक्त आप यहाँ पर एक और सारणी देख रहे हैं, पुनः एक और सारणी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है, पुनः और विवरण मिल रहा है। हम इन सबों को समझने का प्रयास करें। मुख्य रूप से आपको यही सारणी समझने की चीज़ है। पंचांग देखने का तात्पर्य है इस सारणी को कैसे समझेंगे, इस सारणी में क्या है, इसको देखना समझेंगे, इसी सारणी की बात है। सबसे पहले इस सारणी में कई पंक्तियां ऊपर नीचे करके आपको मिलेगी, कई पंक्तियां हैं, इसको देख लें। ये पंक्ति है, ये पंक्ति है, ये पंक्ति है। इन पंक्तियों को क्रमशः समझना होता है और लगभग समान मिलेगा 5 चीजें सभी पंचांगों में। और चीजें सूर्योदय, सूर्यास्त, दिनमान, दिनांक, ये सब उलटफेर करके भी आपको मिल सकती है। किसी जैसे इसमें आपको दिनमान मिलेगा बहुत आगे जाकर, यहाँ इसमें आपको दिनमान यहाँ पर मिल रहा है, ये है दिनमान, इसमें इसका दिनमान यहाँ पर है। और यदि ऋषिकेश पंचांग का दिनमान देखेंगे में तो वो दिनमान सबसे पहले आपको मिलेगा, इसका दिनांक यहाँ पर है सबसे अंतिम में, ये दिनांक है यहाँ पर सबसे अंत वाले में। और ऋषिकेश में आपको दिनांक मध्य में ही यहीं पर कहीं आसपास मिल जाएगा। तो ये अंतर हो सकता है, लेकिन 5 मुख्य चीज जो है, तिथि, वार, नक्षत्र, योग और करण, इसका क्रम लगभग सभी में समान रहेगा। दिनांक कहाँ पर और कहाँ पर क्या है, किस पंक्ति में क्या है, ये आपको ऊपर में बताया हुआ रहता है। यहाँ पर ऊपर में जो यहाँ पर ये सब बताया रहता है कि ये इस पंक्ति में क्या है, इस पंक्ति में क्या है, ऊपर में बताया रहता है। सबसे पहली पंक्ति जो होती है वैसे इसके लिए एक आलेख भी लिखा गया है और आपको आलेख का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। और उस आलेख को और अधिक इसमें जैसे बताना थोड़ा कठिन हो रहा है, उसमें चित्र में अंकित करके संकेत के माध्यम से सब कुछ बताया गया है, तो उसमें और अधिक सरलता होगी सीखने में। सबसे पहले तिथि। अब यदि पंचांग में कुछ और है, पहले दे दिया गया है, जैसे ऋषिकेश पंचांग में पहले दिनमान दे दिया गया है तो उसको छोड़ दीजिए, सब दिनमान बाद में, ये ऊपर में देख लेंगे पहले क्या है। और ये भेद अधिकतर नहीं होता है, सामान्य रूप से सबसे पहले तिथि होती है। तिथि 1, 2, 3, 4 करके अंकित की जाती है पारंपरिक पंचांगों में। और इस तिथि अंकित करने में 1 से 15 तक जो होता है, अर्थात जिसके नीचे में यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ये यदि यहाँ पर 15 है तो इसका मतलब होगा कि ये शुक्ल पक्ष है। और यदि यहाँ पर 30 मिले तो इसका मतलब होगा कि कृष्ण पक्ष है। लेकिन ये शुक्ल पक्ष अथवा कृष्ण पक्ष यहाँ शीर्षक में भी आपको ज्ञात हो जाता है। तिथि को कैसे समझें कि 30 का तात्पर्य होता है अमावास्या, 15 का तात्पर्य होता है पूर्णिमा। यदि 15 है जहाँ पर, वहाँ पर पूर्णिमा है, और जहाँ पर 30 है वो अमावास्या है। अब ये गूगली वाला प्रश्न है कि पूर्णिमा को पूरा चंद्र दिखता है, पूर्ण चंद्र दिखता है, तो 30 पूर्णिमा को होना चाहिए। अमावास्या को बिल्कुल नहीं दिखता है चंद्रमा, तो इसको 30 क्यों कहा जाता है? ये प्रश्न आपके मन में कभी उत्पन्न होता होगा, तो इसका उत्तर आप ढूंढने का प्रयास किया होगा, गूगल से पूछ के देखिए। आलेख में इसका उत्तर हमने बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है कि कैसे होता है। इस वीडियो को हम लंबा नहीं कर सकते हैं, गूगल इस पर गूगली में असफल है, गूगल इसका उत्तर नहीं दे पाएगा क्यों ऐसा होता है। और कुछ अगर देगा तो गलत त्रुटिपूर्ण देगा। बाद में जब हमारा पोस्ट पब्लिश हो जाए इस वीडियो को देखकर, बाद में उस पर कुछ और दिया जा सकता है, बाद में बताया जाएगा, बाद में उसमें भी अपडेट हो जाएगा, गूगल में ही बाद में बताएगा, लेकिन अभी नहीं बताएगा जब तक हमारा आलेख प्रकाशित नहीं हो जाता है। तिथि के बाद तिथि का मान होना चाहिए, लेकिन सभी परम पंचांगों में तिथि के बाद
अगली पंक्ति जो होती है उसमें दिन का नाम होता है। संकेत में भी लिखा जा सकता है, बड़ा करके भी। तो अधिकतर रवि अथवा रो, रवि लिखा हुआ हो सकता है, अथवा रो सो मंग बू, इस प्रकार से भी हो सकता है। तो दिन, और इसकी अगली पंक्ति जो होती है उसमें तिथि का मान रहता है, तिथिमान, और ये दंडफल में होता है। तिथिमान दंडफल में होता है कि तिथि उस दिन कितने दंडफल तक वह तिथि है। इसकी अगली पंक्ति जो होती है उसमें घंटा मिनट भी रहता है। अब पंचांगों में घंटा मिनट की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन घंटा मिनट अब अधिक समझ में आता है, दंडफल समझ में नहीं आती है, इसलिए घंटा मिनट भी रहता है। वो समय बताता है इतने बजे तक, लेकिन यह समय जो होता है स्थानीय समय होता है, यह मानक समय नहीं होता। इस समय को समझ लें, उसमें जो पंचांग में अंकित रहता है तिथि इतने बजे तक, वो स्थानीय समय होता है। अब स्थानीय समय, मानक समय, इसको समझने के लिए आपको आलेख पढ़ना होगा या अलग से चर्चा करेंगे। इसके पश्चात तिथि हो गया, तिथिवार, दो चीज हो गई। तिथि का मान हो गया, तिथि के बाद आता है वार के बाद नक्षत्र। इसी प्रकार से नक्षत्र दिया जाता है, नक्षत्र का फिर दंडफलात्मक मान, और उसके आगे जैसे यदि अश्विनी नक्षत्र है और उसके आगे 25-30 लिखा हुआ है, तो इसका तात्पर्य है कि अश्विनी नक्षत्र उस दिन 25 दंड 30 पल है। उसके आगे वहाँ पर घंटा मिनट रहेगा, वो फिर उसका स्थानीय समय होगा। इसी प्रकार से अगली पंक्ति में आपको योग के बाद करण मिलेगा। करण में अधिकतर पंचांगों में आपको एक करण मिलता है, लेकिन एक दिन में 2 करण सामान्य रूप से होते हैं। ऋषिकेश पंचांग दोनों करण देता है, ऋषिकेश पंचांग में दोनों करण अंकित होता है। उसमें पहली पंक्ति दिनमान होती है, पहली पंक्ति में तिथि उसमें नहीं होती। दिनमान के बाद दूसरी पंक्ति में ऋषिकेश पंचांग में तिथि होती है, लेकिन शताब्दी पंचांग की पहली पंक्ति तिथि ही होती है, इसी क्रम से है। इसके आगे आपको जैसे ऋषिकेश पंचांग लेते हैं तो उसमें आनंदादि योग भी मिल जाएगा, आनंदादि योग उसमें मिलेगा, अन्य पंचांगों में नहीं मिलेगा। फिर वहाँ पर दिनांक, आंग्ल दिनांक हो या और अन्य प्रकार के सौर दिनांक हो, अथवा और कोई भी दिनांक, नेपाली, हिजरी इत्यादि, वो वहाँ पर दिनांक देते हैं। और विश्वविद्यालय इस सबसे अंत में देता है, शताब्दी में भी आंग्ल दिनांक अंत में है, तो दिनांक। लेकिन ये सभी अधिकतर पंचांगों में अंत में होता है, ऋषिकेश पंचांग में ये मध्य में ही रहता है। करण के बाद राशि, करण के बाद राशि। अब राशि में थोड़ा अंतर है। तिथियों के या तिथि, नक्षत्र, योग, करण, इसका जो समय दिया रहता है वो समाप्ति काल होता है पंचांगों में, सभी पंचांगों में। लेकिन राशि के विषय में भी ऋषिकेश पंचांग में थोड़ा अंतर होता है, वो प्रवेश काल देता है। ऋषिकेश पंचांग यदि आप देखेंगे तो उसमें राशि का जो समय दिया हुआ होता है, उस समय पर उस राशि में चंद्रमा प्रवेश ही करता है, वो समाप्ति काल नहीं होती है। अन्य अधिकतर पंचांगों में जो समय दिया होता है दंडफलात्मक और घंटा मिनट, वो समाप्ति काल ही होती है। राशि के बाद पंचांग में आवश्यकता होती है सूर्य स्पष्ट की। एक दिन में सूर्य लगभग 1 अंश चलता है, तो वो प्रतिदिन का सूर्य स्पष्ट किसी विशेष समय का दिया जाता है। शताब्दी पंचांग में ये नहीं मिलेगा। शताब्दी पंचांग में अयनांश के आधार पर जब परिवर्तन होता है तो पाक्षिक ग्रह स्पष्ट दिया जाता है, उसी में आपको सूर्य स्पष्ट मिलता है। लेकिन अन्य पंचांगों में जो बड़े होते हैं उनमें सूर्य स्पष्ट अधिकतर प्रथम सारणी, यहाँ ये जो प्रथम सारणी जो बता रही है प्रथम सारणी है, ये पहली सारणी है, और अधिकांशतः यहीं पर सूर्य स्पष्ट मिलता है। जैसे इसमें आपको यहाँ पर स्पष्ट सूर्य मिल रहा है, स्पष्ट सूर्य। अस्पष्ट सूर्य में भी सावधानी आवश्यक है। वैसे अस्पष्ट सूर्य की आवश्यकता तो ज्योतिषी को ही होती है। विश्वविद्यालय पंचांग में मिश्रमान कालिक स्पष्ट सूर्य है, और मिश्रमान भी गूगल से पूछ लीजिए, ये भी गूगली वाला प्रश्न है, पूछिए गूगल से कि मिश्रमान क्या होता है, गलत उत्तर बता देगा। गूगल कहता है कि हम जो सभी प्रश्नों का उत्तर देंगे, गूगली वाला सवाल पूछ के देखिए मिश्रमान क्या है। मिश्रमान का तात्पर्य मध्यरात्रि होती है। विश्वविद्यालय पंचांग में जो
ग्रह स्पष्ट दिए जाते हैं वो मिश्रमान कालिक होते हैं, मध्य रात्रि के समय के होते हैं। ऋषिकेश पंचांग में जो ग्रह स्पष्ट मिलते हैं, सूर्य स्पष्ट हो या और भी ग्रह, वो सूर्योदय के समय का होता है। तो इसका भी ध्यान रखना चाहिए। जो पंचांग आपके पास है तो उसमें अगर आपको ग्रह स्पष्ट की आवश्यकता है, करना है, तो वो कब का है इसका ज्ञान आपके पास होना आवश्यक है। जैसे विश्वविद्यालय में मध्य रात्रि का ग्रह स्पष्ट होता है और अन्य पंचांग में, ऋषिकेश पंचांग में या वाराणसी के पंचांगों में उदय, सूर्योदय के समय का ग्रह स्पष्ट होता है। इसके आगे दिनमान, दिनमान का तात्पर्य है कि सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक का समय, ये दिनमान होता है, और सूर्यास्त से लेकर सूर्योदय तक का समय ये रात्रिमान, तो दिनमान भी रहता है। इसके बाद सूर्योदय और सूर्यास्त, दिनमान दंडफल में होता है, घंटा मिनट में भी दे सकता है कोई पंचांग, लेकिन पारंपरिक पंचांगों में दंडफलात्मक दिनमान ही होते हैं। दिनमान को घंटा मिनट करने के लिए 2.5 से भाग देने की आवश्यकता होती है। सूर्योदय और सूर्यास्त, प्रतिदिन का सूर्योदय सूर्यास्त आपको दिया हुआ रहता है। अब ये प्रथम सारणी आप समझ गए, और इसमें जैसे यहाँ पर प्रतिपदा है तो यहाँ पर समझ लेंगे समय दंडफल, इतने दंडफल है, इतने बजे तक है, ये दिन है, यह नक्षत्र है, आज ये नक्षत्र इतने बजे तक है, इतना दंडफल इतने बजे तक है, फिर ये योग है और इतने दंडफल तक है, ये करण है, इतने दंडफल है। इस प्रकार से समझ सकते हैं। ये राशि है, इस समय तक है, अथवा संपूर्ण दिन है, ये स्पष्ट सूर्य है, ये इस प्रकार से सूर्य, इस दिन का सूर्योदय है, सूर्यास्त है, इस प्रकार से समझें। इसके बाद प्रथम सारणी के अंत में यहाँ पर उस दिन का व्रत पर्व मुहूर्त आदि जो होता है वो दिया रहता है कि आज क्या क्या है। यहाँ पर जो मिलेगा इसको देखकर आप समझ लेंगे कि इस दिन कौन कौन सा व्रत पर्व मुहूर्त इत्यादि जो भी है ये आपको यहाँ पर इस जगह पर मिलता है। ये पंचांग की बात हुई, और अन्य पंचांगों के माध्यम से भी हमने समझाने का प्रयास किया। अब थोड़ी सी समझने की बात है, जैसे यदि शताब्दी पंचांग आप देखते हैं तो अन्य पंचांगों में आपको दंड पल दोनों मिलेंगे, दिनमान के दंड और पल दोनों मिलेंगे सभी, प्रत्येक दिन के लिए, सूर्योदय सूर्यास्त के लिए प्रत्येक दिन का आपको घंटा मिनट मिलेगा। लेकिन शताब्दी पंचांग का आकार छोटा होना आवश्यक है, इसलिए उसमें दंड केवल एक बार ऊपर में लिखा जाता है, पल अन्य सभी जगह केवल पल होते हैं। इसी तरह सूर्योदय का घंटा केवल ऊपर में एक बार लिखा जाता है, नीचे केवल मिनट रहता है। सूर्यास्त का भी इसी प्रकार से होता है, अर्थात घंटा वही सर्वत्र लेना है। जहाँ पर परिवर्तन होता है, जैसे 1 दे रहा है और घटते घटते पीछे जा रहा है, 5 बज गया, 5:59 हो गया जब, तो वहाँ पर फिर घंटा दे देगा। उसी प्रकार से दंड पल में यदि 30:59 हो गई दिनमान और अब 31 होना है तो वहाँ पर 31 दंड फिर से दे देगा। जहाँ पर दंड परिवर्तन होगा वहाँ पर देगा। परिवर्तन सामान्य रूप से पक्ष में नहीं होती है, हमेशा जब जब होती है, जहाँ जहाँ आवश्यक वहाँ पर दी जाती है। तो इस प्रकार से दिया जाता है। ये समय इन पंचांगों में जो भी समय होता है सबके सब स्थानीय होते हैं। सूर्योदय भी जो होता है पंचांग में वो स्थानीय होता है। वो समय जो है वो आपके घड़ी में बजता नहीं है। आपके घड़ी में जो समय बजती है, आपका घड़ी जो समय बताता है वो समय मानक है, प्रामाणिक है, भारतीय मानक समय इसको कहा जाता है, IST। और पंचांगों में जो समय सूर्योदय हो, सूर्यास्त हो, तिथि का समय हो, ये स्थानीय होता है, LT, लोकल टाइम। इसको कैसे परिवर्तित करना, ये सब चर्चा आगे का विषय है, आगे सीखेंगे, समझेंगे। अब आगे दूसरी सारणी जो है ये यहाँ पर ग्रह स्पष्ट की है, ये सारणी, और लगभग इसी जगह पर आपको ऊपर प्रथम सारणी के नीचे दूसरी सारणी आती है, इसमें ग्रह स्पष्ट दी जाती है। सूर्य स्पष्ट, चूंकि ऊपर की सारणी प्रथम सारणी में दे दी गई तो सूर्य और चंद्रमा की राशि भी ऊपर में ही हो गई। तो चंद्रमा की राशि आपको नीचे दूसरी सारणी में नहीं मिलेगी। दूसरी सारणी में आपको दी जाती है मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और राहु अथवा केतु, दोनों में से कोई एक। जैसे मिथिला का पंचांग केतु देता है, तो राहु केतु एक दूसरे के आमने सामने रहते हैं। उसमें ज्योतिषी तुरंत कह देते हैं कि यदि राहु मेष राशि में है तो इससे 7वीं राशि में केतु होगा।
केतु 7वीं राशि में है तो उससे 7वीं राशि में राहु होगा। तो ये ज्योतिषी का काम होता है, तुरंत ज्ञात कर लेते हैं। और किसी में राहु स्पष्ट भी रहता है। इसमें केवल ये ध्यान रखना आवश्यक होता है कि ये किस समय का है। जैसे मिथिला का पंचांग मिश्रमान कालिक मध्यरात्रि का होता है ग्रह स्पष्ट, और ऋषिकेश पंचांग में सूर्य उदय काल का होता है। शताब्दी पंचांग की बात करें, बहुत ही कठिन है इससे कुंडली इत्यादि बनाना, क्योंकि इसमें दैनिक ग्रह स्पष्ट नहीं होता है, चंद्रमा की राशि रहती है, अन्य ग्रह स्पष्ट दैनिक नहीं मिलता है। इसमें अयनांश जब परिवर्तित होता है उस समय का एक पक्ष में एक पक्ष की 2 सारणी आपको मिलती है, अर्थात साप्ताहिक ग्रह स्पष्ट आपको मिलता है शताब्दी पंचांग में, और उससे आपको दैनिक बनाना पड़ता है। दैनिक बनाकर फिर यदि तात्कालिक बनाना हो, इष्टकाल का बनाना हो, तो इतनी क्रिया उसमें करनी होती है जो बहुत ही कठिन होती है। इसके पश्चात लग्न सारणी आपको शताब्दी पंचांग में नहीं मिलेगी, लेकिन अधिकांश पारंपरिक पंचांगों में लग्न सारणी, अगली सारणी जो होती है इसके पश्चात ग्रह स्पष्ट के पश्चात, वो दैनिक लग्न सारणी होती है। ये दैनिक लग्न सारणी है। अब इसके बाद कुछ शेष विषय जो होते हैं पंचांग के पक्ष के बारे में, वो यहाँ पर आपको रहते हैं। और अयनांश जब बदलता है तो उस एक और परंपरा है पंचांगों में, जब अयनांश परिवर्तित होता है तो जिस अयनांश को वो मानते हैं उसके अनुसार उस समय की एक कुंडली दी जाती है और अयनांश दिया जाता है। अयनांश कब बदला वो समय भी दिया जाता है। ये लगभग सभी पंचांगों में दिया जाता है और ये शताब्दी पंचांग में भी मिलता है। ये कुंडली बनाकर दी जाती है। ये कुंडली देख रहे हैं, ये अयनांश परिवर्तन काल का होता है। ये कुंडली 2 कुंडली है, एक पक्ष में अधिकांशतः आपको 2 कुंडली मिलेगी। ये अयनांश परिवर्तन का होता है। अयनांश देखना हो उस पंचांग के आधार पर तो उस पंचांग की कुंडली के ऊपर देखें, वहां पर अयनांश मिल जाएगा। अयनांश परिवर्तन कब हुआ ये समय भी दंडफल में उस कुंडली के ऊपर भी ही आपको मिल जाता है। कभी कभी एक पक्ष में 3 बार भी अयनांश परिवर्तन हो जाता है। जब पक्ष 16 दिन का हो जाए और प्रतिपदा को ही 16 दिन का ना भी हो, संयोगवश प्रतिपदा को ही अयनांश परिवर्तित हो और बीच में भी हो जाए और अमावस्या या पूर्णिमा को भी हो जाए तो कभी कभी 3 कुंडली भी मिल सकती है। तो इस प्रकार से पंचांग को देखना चाहिए। ये पंचांग देखने की विधि है और यहाँ पर अनेक पंचांगों को देखने की चर्चा हमने किया। आपको संभवतः मिथिला पंचांग अथवा बनारसी पंचांग इनको देखने में समस्या नहीं होगी। यहाँ तक कि अब आपको शताब्दी पंचांग देखने में भी समस्या नहीं होगी। आप शताब्दी पंचांग भी अब सरलता से देख पाएंगे, समझ पाएंगे। फिर भी यदि आपको और सरलता चाहिए और अधिक समझना हो तो इसके लिए जो आलेख लिखा गया है पंचांग देखने के संबंध वेबसाइट पर है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नीचे मोर पर क्लिक करेंगे, वहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा और वहाँ पर आपको लिंक मिलेगा। इसके साथ ही यदि दैनिक पंचांग प्रतिदिन आप देखना चाहते हैं, पारंपरिक रूप वाला, पारंपरिक जो होता है, आप विभिन्न ऐप के माध्यम से पंचांग देखते हैं, लेकिन उसको समझना कठिन होता है। वैसे तिथि कब तक है ये सब तो समझ जाते हैं, लेकिन और मुहूर्त इत्यादि उसमें नहीं रहता है। दैनिक पंचांग भी हमारी वेबसाइट पर प्रतिदिन जो मध्यरात्रि में परिवर्तित अपडेट हो जाती है वो दिया जाता है। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसी प्रकार से यदि प्रतिदिन का संकल्प, लोगों को प्रतिदिन संकल्प करने की भी आवश्यकता होती है बहुत कार्यों में, अथवा किसी विशेष कार्य का संकल्प स्वयं करना है और मतलब पंडित की आवश्यकता जिस कर्म में ना हो, जैसे नित्य कर्म, और नित्य कर्म में ही कोई पूजा कर रहे हैं उसमें संकल्प करनी है, तो उसके लिए यदि आप प्रतिदिन का संकल्प भी देखना चाहें तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और ये प्रतिदिन परिवर्तित होते रहता है। दैनिक संकल्प आपको और जगह भी मिलेगा, लेकिन वो परिवर्तित नहीं होता है, उसमें समस्या रहती है। वो कभी कभी का रहता है, आज का है अथवा नहीं ये पता नहीं, और उसमें आपको त्रुटि हो सकती है। तो दैनिक संकल्प भी हमारी वेबसाइट पर प्रकाशित होती है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर मिलेंगे नई चर्चा के साथ। जय जय श्री राधे।